नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। आज देखिए डेट है 12 और 13 जुलाई। तो आज के आर्टिकल देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए जिनको भी कुछ भी ज्वाइन करना है, मेंस का आंसर राइटिंग ज्वाइन करना है, पेपर 2 स्टार्ट हुआ भी कर सकते हैं, पेपर 5 6 चल रहा है वो भी कर सकते हैं। और जो क्रैश कोर्स में संपूर्ण आंसर राइटिंग करनी है तो वो भी ले सकते हैं। तो इसके लिए इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए 8527434727 पे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें दोनों ही डेट के 12 और 13 जुलाई के आर्टिकल हैं। तो देखिए ये पहला आर्टिकल है, 2060 के बाद घटने लगेगी भारत की जनसंख्या। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे। पेपर 1 का ये आपका सीधा सीधा टॉपिक है। और देखिए ये आपका प्री के दृष्टिकोण से अब इस पे देखिए आर्टिकल आने लगेंगे जल्दी ही। नेपाल में प्रचंड सरकार गिर गई है। अब ओली होंगे नए पीएम, ओली सरकार बनेगी। तो ये देखिए आने वाले समय में इससे संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल आपको मिलते रहेंगे। तो इसे आज न्यूज़ है ये, तो न्यूज़ के तौर पे ही इसको जानिए। आगे जब भी आएंगे हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। अगला है देखिए सतत विकास में उत्तराखंड व केरल अव्वल है और बिहार फिसड्डी है। इसमें ये देखिए नीति आयोग की रिपोर्ट जारी हुई है, उसमें ये सतत विकास से संबंधित उस पर सब हम देखेंगे। इस आर्टिकल को इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले समय में इस पर आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेंगे, अच्छे आर्टिकल आएंगे। तो इस पर अभी जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है वो इसमें निकाल के हम लोग देखेंगे। अब आगे ये चौथा है, ग्राम न्यायालय से किफ़ायती न्याय तक पहुंच होगी सुनिश्चित, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट हैं पॉइंट वो हम लोग देखेंगे और अलग से ऐड किए गए पॉइंट भी इसमें जानेंगे। आगे ये देखिए भूमि की बंदरबाट, ये देखिए करप्शन का यानी भ्रष्टाचार का इंपॉर्टेंट आपके लिए उदाहरण है। ये उत्तर प्रदेश का उदाहरण है, इसके लिए यूपी पीसीएस के लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये फिरोजाबाद से संबंधित है। फिरोजाबाद में क्या हुआ है कि देखिए नीचे आपके लेखपाल से लेके और आपके एसडीएम तक सबने क्या किया है, लगभग 75 एकड़ जमीन बीघा ज़मीन पे सबने आपस में बंदरबाट कर लिया है। और एसडीएम के जितने भी रिलेटिव वगैरह उन सबको ये नाम कर दी गई थी, उससे संबंधित है। तो इस एग्जाम्पल को आप दे सकते हैं, इससे संबंधित देखेंगे हम लोग। और अगला है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में अभी भी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। तो इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे पेपर 3 में ये आप डायरेक्ट देख सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ये आपसे पूछा जाता है, तो सीधा सीधा इसके कवर होंगे। अगला है चुनौतियों के लिए कितनी तैयार है सरकार, उससे संबंधित कुछ पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट देखेंगे। क्या क्या चुनौतियां हैं वो सब जानेंगे इसमें। पूर्वाग्रह से ग्रस्त है पश्चिमी मीडिया, तो ये भी आप देखेंगे कि विभिन्न सूचकांक या कुछ भी होते हैं। तो देखिए ज़्यादातर अपने इंटरेस्ट पे पश्चिमी मीडिया सुनिश्चित करती है। बाकी जैसे ही उसे लगता है कि कहीं गिराने हैं चीज़ों को ईस्ट देशों की, या फिर कुछ जैसे अभी भारत की पीएम की जो रसिया में विजिट हुई थी, ये जो तो उससे संबंधित देखेंगे कि पश्चिमी मीडिया ने अब नए नए मुद्दे उठाना शुरू कर दिए। तो उसी से संबंधित ये आर्टिकल है। आगे देखते हैं। एक ये है देखिए संविधान हत्या दिवस मनाने की शुरुआत हुई है ये 25 जून को। तो ये प्री के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार हो सकता है ये आपसे पूछा जाए, तो 2024 के लिए ये प्री के लिए आप याद कर लीजिए, संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाएगा, 25 जून को। तो इसी से संबंधित है। और देखिए एक ये चीज़ है, ये आप अपने भी लिए यूज़ कर सकते हैं कि ऊर्जा को सही दिशा में लगाना ही सफलता का मार्ग है। ये आप ये कोटेशन है, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, अपने लिए भी फिक्स कर सकते हैं जो आप तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इसमें। तो देखिए पहला आर्टिकल है 2060 के बाद घटने लगेगी भारत की जनसंख्या। आर्टिकल के जो बिंदु है वो देखिए संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, ये संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है, उसमें बताया गया है 2060 के बाद में गिरेगी भारत की जनसंख्या। 2100 तक भारत की जनसंख्या 150 करोड़ होगी, जिससे यह विश्व की सबसे अधिक आबादी वाला देश बनेगा। हालांकि अभी भी सबसे अधिक आबादी वाला देश है, वर्तमान में 145 करोड़ जनसंख्या लगभग है। चीन की जनसंख्या देखिए जो 2024 से 2054 के बीच जो है चीन की जनसंख्या में बड़ी गिरावट होने की संभावना है। 2100 तक चीन की जनसंख्या 63 करोड़ हो सकती है, जो मौजूदा 140 करोड़ से लगभग है या कम है थोड़ी सी। तो ये देखिए कहाँ आधी भी नहीं रहेगी 2100 तक। विश्व के अन्य देश जैसे जापान, जर्मनी, यूरोप के कई देशों में भी जनसंख्या में गिरावट होगी। 2100 तक विश्व की कुल जनसंख्या 10.9 अरब से घट के 8.8 अरब हो सकती है। ये अनुमान है आपका, रिपोर्ट है आपकी संयुक्त राष्ट्र की। अब देखिए इससे संबंधित वो देख लेते हैं, जनसंख्या रोकने के प्रभावशाली उपाय क्या क्या हो सकते हैं। तो शिक्षा और जागरूकता बढ़ाई जाए लोगों में, परिवार नियोजन के तरीकों की जानकारी दी जाए, परिवार नियोजन सेवाएं जैसे मुफ्त सुलभ गर्भ निरोधक सेवाएं प्रदान की जाए, परिवार नियोजन के लिए विशेष क्लिनिक और हेल्पलाइन स्थापित किए जाएँ। ये सब आप बता सकते हैं कुछ पॉइंटों में। और देखिए महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाए, महिला सशक्तिकरण इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यानी शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाए जाए महिलाओं के लिए, महिलाओं को उनके स्वास्थ्य और अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जाए, मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जाए, गर्भ धारण से संबंधित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएं। और अगला है देखिए इस दिशा में किए गए भारतीय राष्ट्रीय प्रयास। तो भारत ने क्या किए, तो राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत विभिन्न योजनाएं चलाना, जैसे परिवार नियोजन सेवाएं, जनसंख्या से संबंधित शिक्षा, प्रचार प्रसार, इसका हम दो हमारे दो का अभियान को बढ़ावा देना, पंचायती स्तर पर परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान करना। तो ये सारे प्रयास हैं भारत सरकार के। कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हैं, इनको देख लीजिए। चीन का उदाहरण दे सकते हैं, एक बच्चा नीति यानी वन चाइल्ड पॉलिसी का पालन, जिससे जनसंख्या नियंत्रण में बड़ी मदद मिली है। अब उसने भी 2 बच्चे की नीति अपना ली है, चीन ने भी। संयुक्त राष्ट्र से संबंधित देखिए क्या क्या प्रयास है। तो विश्व जनसंख्या दिवस के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण की जागरूकता बढ़ाना, विकासशील देशों को परिवार नियोजन सेवाओं में सहायता प्रदान करना, ये सारे संयुक्त राष्ट्र से संबंधित है। WHO और यूनिसेफ के क्या क्या प्रयास हैं।
तो मातृ और शिशु स्वास्थ्य में सुधार के लिए विभिन्न योजनाएं और सहायता प्रदान करना, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाना, जनसंख्या नियंत्रण के लिए तकनीकी सहायता देना। ठीक है, तो ये है आपका संक्षिप्त निष्कर्ष है 2060 के बाद भारत की जनसंख्या में गिरावट की संभावना है, जिससे यह एक महत्वपूर्ण जनसंख्या संक्रमण के दौर में प्रवेश करेगा। प्रभावी परिवार नियोजन, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवा में सुधार जैसे उपाय इस दिशा में सहायक होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार और देखिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा, राष्ट्रीय लिख दीजिए यहाँ पे, इस चुनौती से निपटने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, यानी सबको मिलजुल के कार्य करना पड़ेगा। सतत विकास में उत्तराखंड व केरल अव्वल है, बिहार फिसड्डी है, तो इसी से संबंधित है। नीति आयोग ने हाल ही में जारी की है सतत विकास लक्ष्य एसडीजी इंडेक्स इंडिया 2023-24 रिपोर्ट। इसमें सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में विभिन्न राज्यों के प्रदर्शन की समीक्षा की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड और केरल का सबसे अच्छा प्रदर्शन है और बिहार का जो प्रदर्शन है वो सबसे खराब है, सबसे कमजोर रहा है। रिपोर्ट में असमानता दूर करने और पौष्टिक भोजन प्रदान करने के मामले में राज्यों के प्रदर्शन को मुख्य रूप से उजागर किया गया है। आर्टिकल के बिंदु क्या है, तो एसडीजी प्राप्ति, देश का कुल प्रदर्शन सुधार रहा है, लेकिन असमानता दूर करने में कमजोर प्रदर्शन रहा है, असमानता दूर नहीं कर पाए। 2018 की तुलना में गरीबी दूर करने में स्थिर स्थिति में सुधार हुआ है। राज्यों का प्रदर्शन देखिए, उत्तराखंड और केरल एसडीजी स्कोर में 2023-24 में 72 से बढ़कर 71 हो गया, यानी जो कम होता है तो यहाँ पे सुधार दिखाया जाता है, जो भी इंडिकेटर है उसके आधार पे। पहले 72 था, अब 71 हो गया है। बिहार का खराब प्रदर्शन रहा है, स्कोर 52 रहा है इसका, है ना, ये हटा दीजिएगा। नीति आयोग के निष्कर्ष, असमानताओं को दूर करने के मामले में अभी भी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने में कई राज्यों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। महत्वपूर्ण एसडीजी संकेतक जैसे शून्य भुखमरी, अच्छा स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ पानी, ऊर्जा, आर्थिक विकास, जलवायु परिवर्तन ऐसे संकेतक शामिल किए गए। विशेष मुद्दे, आर्थिक असमानता और महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार की आवश्यकता है। पौष्टिक भोजन उपलब्धता सुनिश्चित कराने में कमजोर प्रदर्शन रहा है, तो इन पर काम करने की जरूरत है। ये देखिए इसका निष्कर्ष है, यानी नीति आयोग की एसडीजी इंडेक्स की रिपोर्ट में सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में ये आप दिखा सकते हैं। पीडीएफ आपको ओनली पीसीएस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसको। ग्राम न्यायालय से किफ़ायती न्याय तक पहुँच होगी सुनिश्चित, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब बिंदु देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कहा है कि ग्राम न्यायालयों की स्थापना से निचली अदालतों पर बोझ कम होगा और लोगों को किफ़ायती और त्वरित न्याय मिलेगा। इसमें देखिए 2008 में अधिनियम आया था, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008, इसको आप डालिए, इससे संबंधित कभी भी पेपर 2 में आपसे पूछा जा सकता है और पूछता ही है, ये सीधा सिलेबस में दिया। 2008 के पारित अधिनियम में ग्राम न्यायालय की स्थापना का ही प्रावधान था। इस अधिनियम के तहत अब तक 264 ग्राम न्यायालय स्थापित हो चुके हैं। कितने? 264। लंबित मामलों में कमी आई है इसमें ग्राम न्यायालयों की स्थापना से। ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय पहुंचाने का उद्देश्य पूरा होगा इससे। जनमानस आदेश पर रोक लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जमानत है, ये जनमानस नहीं है, जमानत आदेश पर केवल दुर्लभ मामलों में ही रोक लगाई जानी चाहिए। न्याय तक पहुंच सुनिश्चित होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को त्वरित और सस्ता न्याय सुनिश्चित होगा। अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन से न्याय व्यवस्था में सुधार होगा। असंतोषजनक स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी तक केवल 11 राज्यों में ही ग्राम न्यायालयों की स्थापना हुई है। तो कितने में हुई है? 11 राज्यों में ही हुई है। बाकी राज्यों को भी ग्राम न्यायालयों की स्थापना में तेजी लाने की जरूरत बताई है। तो ये निष्कर्ष है आपका, शॉर्ट में आप देख सकते हैं इसको, है ना। इस तरीके से बोझ कम होगा और यही सारी चीज़ें आपको लिख के बतानी रहती हैं। भूमि की बंदरबांट, जो हमने बताया था फिरोजाबाद का मामला, आइए इसमें क्या हुआ। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एसडीएम तहसीलदार कानून को लेखपाल ने 75 बीघा विवादित जमीन की बंदरबांट कर ली आपस में ही। यह मामला दिखाता है कि तहसील स्तर पर किस तरह लेखपाल से लेकर एसडीएम तक जमीन कब्जे के लिए आपराधिक गठजोड़ में लिप्त हैं। तो ये देखिए आप दिखा सकते हैं राजनीतिक और आपराधिक यानी प्रशासन का आपराधिक गठजोड़, ये नया पॉइंट बना के आप डाल सकते हैं। उदाहरण में फिरोजाबाद का मामला दे दीजिए। और मुख्यमंत्री के निर्देशों की अनदेखी हुई है। मुख्यमंत्री बार बार कहने के बावजूद आम आदमी की समस्याएं जिला स्तर पर हल नहीं हो रही हैं। मुख्यमंत्री की जनता दरबार में पहुंचने वाली शिकायतें जिला स्तर पर समाधान नहीं हो पाती हैं। भूमि घोटाले के प्रकार देखिए, चारागाह, तालाब, जलाशय, पंचायत निकायों की भूमि सरकारी रिकॉर्ड से गायब हो रही हैं। तहसील स्तर पर जिन लोगों के पास अत्यधिक शक्तियाँ नहीं थे, उन्होंने लेखपाल से लेकर एसडीएम तक अधिकारियों कर्मचारियों को शामिल कर लिया है। न्यायिक प्रक्रिया देखिए, न्यायिक प्रक्रिया प्रशासनिक स्तर पर ही उसका भ्रूण हत्या का शिकार हो जा रही है। भविष्य में ऐसी घटनाओं का अनुमान लगाया जा सकता है। अब जब शुरुआत हो गई है तो ऐसे मामले कितने होते होंगे, ये तो प्रकाश में आ जाते हैं कभी कभी। ये फिरोजाबाद के सिरसागंज का मामला है। कहाँ का है? सिरसागंज का। यहाँ 75 बीघा भूमि के 3 दावेदार सामने आए हैं। एसडीएम ने भूमि की बंदरबांट में अपने रिश्तेदारों और अन्य अधीनस्थों के साथ बंटवारा आपस में कर लिया बीच में। जांच और कार्रवाई, जिला अधिकारी ने शिकायत पर जांच कराई, जिसमें लेखपाल से लेकर एसडीएम तक के अधिकारी निलंबित किए गए और मुकदमा दर्ज किया गया और उनकी संपत्तियों की विजिलेंस जांच भी होगी। अब प्रशासनिक स्तर पर सख्त कार्रवाई इसमें की गई है। तो इस एग्जाम्पल को आप डाल सकते हैं, कहीं भी उदाहरण है ये, तो इस उदाहरण का उपयोग कर सकते हैं। बाकी सीधा आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा। पूर्वाग्रह से ग्रस्त है पश्चिमी मीडिया। देखिए प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा हुई थी
तो ये रूस की, तो पश्चिमी मीडिया का उनके प्रति नकारात्मक रवैया दिखाया है। मोदी की उपलब्धियों को नकारने और उनके नेतृत्व पर सवाल उठाने की प्रवृत्ति शुरू हो गई है पश्चिमी मीडिया के द्वारा कर दी है। पश्चिमी मीडिया का दृष्टिकोण क्या है कि पश्चिमी मीडिया का मानना है कि मोदी के नेतृत्व में भारत का बढ़ता कद उन्हें रास नहीं आ रहा है। नरेंद्र मोदी की आलोचना और उनकी छवि खराब करने का प्रयास हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्टिंग में बताया गया है कि भारत के चुनाव प्रणाली और लोकतंत्र पर सवाल उठाए गए। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट में मोदी के शासन में अल्पसंख्यकों और विपक्षी दलों पर दबाव की बात कही गई है। BBC की रिपोर्टिंग में भी कहा गया है। तो भारत में धार्मिक असहिष्णुता और मानवाधिकार हनन की रिपोर्ट इन्होंने शुरू कर दी है। मोदी सरकार की नीतियों और उनके प्रभावों को नकारात्मक रिपोर्टिंग इन्होंने दिखाना शुरू कर दिया है ना। ये पश्चिमी मीडिया का ज़्यादातर यही रहता है। और खासकर देखिए जितने इंडेक्स आते हैं, इंडेक्स हैं और रिपोर्ट हैं, काफ़ी देखेंगे आप, जिनमें कि देखेंगे कि अपने पड़ोसी जो कि उनको भी भारत से ज़्यादा अच्छी स्थिति में दिखाया जाता है। तो ये सब अपने अपने इंटरेस्ट को सर्व करते हैं और कुछ नहीं होता है। पश्चिमी मीडिया ज़्यादातर यही अपना दृष्टिकोण अपनाती है। पश्चिमी मीडिया के दृष्टिकोण के कारण देख लीजिए, पूर्वाग्रह और उनके अपने आर्थिक और राजनीतिक हित पहले होते हैं। पश्चिमी देशों के सत्ता प्रतिष्ठान और की नीतियों और विचारधाराओं का प्रभाव देखने को मिलता है। मोदी सरकार की उपलब्धियां, विदेश यात्राओं को भारत का सम्मान बढ़ाए, आर्थिक सुधार, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सुधार और वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका में वृद्धि हुई है। समर्थन और आलोचना में क्या क्या है, तो देखिए भारतीय मीडिया और जनता का समर्थन मोदी को मिला है। पश्चिमी मीडिया की आलोचना का प्रभाव सीमित है। समय की मांग है कि पश्चिमी मीडिया को निष्पक्षता और संतुलित रिपोर्टिंग की आवश्यकता है। भारत के विकास और उसकी उपलब्धियों को सही तरीके से प्रस्तुत करना ये उसका उद्देश्य होना चाहिए, है ना। तो ये निष्कर्ष दे सकते हैं आप। चुनौतियों के लिए कितनी है तैयार है सरकार, तो उसके लिए अब नया कार्यकाल शुरू हो गया है, तो चुनौतियां बताई जा रही हैं। तो वो हैं कई चुनौतियां, जैसे शासन सुचारू रूप से चलाना और बढ़ते जनसंख्या के प्रति लोकतंत्र में विश्वास बनाए रखना प्रमुख चुनौती है। विपक्ष की भूमिका देखिए, संसद में विपक्ष की भूमिका का महत्व उसको बढ़ावा देना चाहिए। विपक्ष के बिना लोकतंत्र की संपूर्णता संभव नहीं है। प्रदर्शन और सार्वजनिक उम्मीदें, जनता की उम्मीदें और सरकार के प्रदर्शन के बीच संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है, इसमें बताया गया है। और पिछले कार्यकाल में किए गए कार्यों की समीक्षा, नए लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रयास करना होगा। अर्थव्यवस्था और रोजगार जैसे मुद्दों पे नए अवसर उत्पन्न करने होंगे, ये भी चुनौती है। आर्थिक सुधारों और नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन होना चाहिए। सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे भी हैं, एकता और सहिष्णुता बनाए रखना, सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का सम्मान और समायोजन होना चाहिए। प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता है, यानी जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करना। इसमें भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से निपटने के लिए कठोर कदम उठाना। निवेश और विकास, विदेशी और घरेलू निवेश को आकर्षित करना, बुनियादी ढांचे का विकास और नए परियोजनाओं की शुरुआत, ये सब मुद्दे हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित आधारभूत ढांचा से लेकर सब कुछ मजबूत करना और गरीबों और ग्रामीणों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष योजनाएं चलाना। विधानसभाओं की भूमिका, राज्य विधानसभाओं की सक्रिय और उनके द्वारा सरकार की नीतियों की समीक्षा की जानी चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना चाहिए। निष्कर्ष से आप देख सकते हैं इसको, ठीक है, PDF में देख लीजिएगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में अभी भी बुनियादी सुविधाओं की कमी है, पेपर 3 में देख लीजिए। खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है, तो देखिए यह वह प्रक्रिया है जिसमें कच्चे कृषि उत्पादों को विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजारकर उपभोक्ताओं के लिए तैयार उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। इसमें सफाई, छीलना, काटना, पकाना, परिरक्षण, पैकेजिंग, वितरण शामिल होते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कृषि उत्पादों के मूल्य को बढ़ाकर उनके भंडारण जीवन को बढ़ाता है और उन्हें उपभोक्ता के लिए सुविधाजनक बनाता है। बिंदु क्या क्या है, औद्योगिक इकाइयाँ और निवेश। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के आर्थिक विकास में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए सरकार को। इसमें क्या है, 2022-23 में इस उद्योग में $51 अरब का निवेश हुआ है, लेकिन $535 अरब का भविष्य में निवेश की संभावना है। इसमें फलों और सब्जियों का नुकसान हो रहा है। कुल उत्पादन का 35% फलों और सब्जियों की बर्बादी हुई है। कोल्ड स्टोरेज और उचित प्रबंधन की कमी है। भारत में केवल 8683 कोल्ड स्टोरेज हैं, जिनकी कुल क्षमता 394 लाख टन है। 51 कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता बताई गई है। सरकार की भूमिका, खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योगों के लिए नीतियों का विकास किया जाए और राज्य स्तर पर केंद्रित प्रयासों की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए विशेष योजनाएं जैसे PLI आदि जैसी योजनाओं को चलाना चाहिए। इसमें हालांकि चल रही है। इसमें रोजगार और विकास, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में रोजगार के अवसर हैं। 2023-24 में इस उद्योग में 12.35 लाख रोजगार उत्पन्न किए, 12 लाख से अधिक कर दीजिए। किसानों और उपभोक्ताओं पर प्रभाव, बेहतर प्रबंधन से किसानों को और उपभोक्ताओं को लाभ होगा। इसमें नई तकनीकों और बेहतर नीतियों से कृषि उत्पादों का उचित प्रबंधन होगा। भविष्य की संभावनाएं, सरकार के प्रयासों से उद्योग में निवेश बढ़ाने की संभावना है। किसानों को बेहतर बाजार और मूल्य की प्राप्ति होगी इससे। निष्कर्ष ये देख सकते हैं आप, ठीक है, तो निष्कर्ष आप दे दीजिए। तो ये आज का 12-13 का आर्टिकल थे। तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। 12 और 13 के थे। तो और भी कुछ सुझाव देना हो तो वो दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, है ना। थैंक यू।